everyone, this is biochemistry class. So today we are going to do some basic concepts from the basic chemistry, and we will mainly discuss the concepts that are coming in our biochemistry classes. So let's start. तो पहले देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द गोल इज टू अचीव ए सेट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का गोल क्या है, मेन गोल होता है क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, उसको कंप्लीट करना हमारा गोल होता है। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन F2 के बीच में, दो फ्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। वो कैसे बन रहा है वो देखते हैं। अब हमें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसी क्या होगा 2 और 7। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में क्या, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट होने में कितना और इलेक्ट्रॉन की नीड है, ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन +1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ लिविंग स्ट्रक्चर है F2 का, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और सिमिलरली इस केस में भी 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों में क्या करते हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से शेयर करता है, तब उन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आप यहाँ से भी देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या है, फ्लोरीन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन से, 7 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सिमिलर केस दूसरे फ्लोरीन में भी। अब हम इसको फ्लोरीन नंबर 1, इसको फ्लोरीन नंबर 2 दे, तो इन दोनों में साथ साथ है। ठीक है, अब क्या है कि जब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, जब दोनों F2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तब क्या होता है कि दोनों के बीच में ये शेयर करता है, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, फिर क्या करता है, उसके बाद दूसरे एटम्स भी, फ्लोरीन भी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ईच फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट होने के लिए एक एक की ज़रूरत था, तो इसीलिए दोनों ने शेयर किया। एक कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट था ऑक्टेट फॉर बोथ, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से दोनों ने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। ठीक है, सिमिलर केस हम हाइड्रोजन के केस में भी H2O के केस में भी देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। ठीक है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए 2 और 6। ठीक है, तो मतलब इसको कितना चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलर केस हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो कि 1 है, तो इसीलिए इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 ही होगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल तो ये वाला 2 वाला होता है, तो फिर इसको और कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खुद तो स्टेबलाइज हो जाता है, फिर ऑक्सीजन के साथ शेयर करने पर, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के शेयर करने पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का भी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। इट कैन मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं विथ 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम ये क्या है, हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें बहुत सारा वो है, बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी दो में से एक क्या होता है, कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत सारा कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। अब इसमें भी वैसे ही होगा जैसे उसमें पिछले में देखा था हमने। क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 के बाद कितना जाता है, 8 जाता है। ठीक है, तो इसको 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 चाहिए, ये मतलब 4 की नीड का ये मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इसके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ बना रहा है, तीसरा इस R ग्रुप के साथ बना रहा है, और चौथा इस नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है, 4 है। तो एक एक यहाँ से शेयर करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, 8 हो गया। सिमिलर केस अगर हम नाइट्रोजन के केस में देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, 7 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 5 हो गया। ठीक है, 5 के बाद क्या होना चाहिए, आपने कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, 6 7 8 3 चाहिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, 3 कोवलेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे 3 बना रहा है, 1 2, यहाँ पे 3 बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अगेन खुद के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस 5 होता है वैसे ये 3 वाला बॉन्ड के लिए, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो एक एक तो यहाँ से लेता है, हाइड्रोजन के साथ बना के स्टेप कंप्लीट कर लेता है, यहाँ से लेके कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये वाला ये यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके अपना जो है वो कंप्लीट करता है नाइट्रोजन भी। ठीक है, सिमिलर अगर कार्बन, इस वाले कार्बन में देखें तो इस वाले कार्बन में कि ये भी 4 बना रहा है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 3 और ये 4। ठीक है, वैसे ये भी कंप्लीट करता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, कई बार हम कहते हैं कि एटम के, हमने कई बार देखा है कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कई बार हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, पर वो सब होता कैसे है और आता कैसे, और चार्ज डेवलप कैसे कैसे होता है, वो सब देखते हैं। जब एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तब उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है खुद के शेल में एक्वायर करता है, तो तब क्या होता है कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो गेन नेगेटिव, लूज पॉजिटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, पहले हम लूज का देखते हैं। सोडियम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 होता है। ठीक है, तो क्या हुआ अगर इसका हम ठीक है, उस कंसेप्ट में नहीं। अब देखो कि सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर। 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन, लिखा है 11 प्रोटॉन है, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिव 11 नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज यानी कि नेट चार्ज, नेट मीन्स दोनों में मैनेज करना है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे, इस सोडियम पे नेट चार्ज है, क्या होना चाहिए, दोनों अगर मैनेज करेगा तो 0, नेट चार्ज 0 है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मान लो इसका यहाँ से क्या होता है, एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। ठीक है, मान लो ये वाला एटम, इस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, अब हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है वो देखना है। ठीक है,
तो पहले 11 प्रोटॉन तो होगा न्यूक्लियस में, ठीक है। अब 11 इलेक्ट्रॉन था पहले यहाँ पे, अब एक लूज कर दिया तो फिर कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नेट देखते हैं, नेट क्या है, दोनों में माइनस करो तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो तो बचा कितना, 1, एक पॉजिटिव स्पीशीज बचा, ठीक है, 1 प्रोटॉन, ठीक है, नेट चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या आया इसके ऊपर, +1, ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज +1 है तो इसीलिए पॉजिटिव, ठीक है। आप आपको पता होना, आपको याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव क्यों आता है लूज करने पे, आया समझ, पॉजिटिव क्यों आता है चार्ज। सिमिलरली अगर हम देखें गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो कैसे आता है। अब क्लोरीन के केस में देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। 17 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 17 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और 17 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और 17 नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होता है। तो नेट क्या होता है, नेट हमेशा इसमें भी सेम, इसमें भी जब बराबर होगा तो नेट 0 आएगा, ठीक है, नेट चार्ज 0 है। 17 - 17 करेगा तो फिर 0 ही आएगा। अब क्या कहा हमने अभी, गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मान लो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। अब गेन करने पर Cl नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं हम। प्रोटॉन तो 17 है, इलेक्ट्रॉन पहले 17 था, एक गेन करने के बाद 18 हुआ, ठीक है। अब नेट क्या हुआ, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हटा दो, नेट 0, फिर बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल चार्ज क्या है, -1, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ऐसे होता है कि ऐसे बनता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, उसका कंसेप्ट यही है। अब हम ये क्या है, ये फिर से अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं इस पे नेगेटिव कैसे आ सकता है, ठीक है। पहले क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब जब ये वाला फिर से बनाता हूँ मैं, अब इस पे COO नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैसे आया। अब पहले क्या होता है, COOH होता है ना, मैं बॉन्ड बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आता है, बॉन्ड पेयर, हमेशा बॉन्ड में क्या आता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये वाला जब इसके ऊपर आता है तो ये इसके ऊपर नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन कोई और अपनी की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जब बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुआ तब इसके ऊपर नेगेटिव आया है, तो ऐसे आता है नेगेटिव। अब NH3 की बात करते हैं, पहले क्या होता है, NH2 होता है। NH2 का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो ये N है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। 7 होने का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 5, आउटर मोस्ट में कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 1 2 ये, 3 4 5 ये, और ये तो बॉन्ड बना रहा है बाकी, ठीक है। अब ये वाला NH3 में कैसे बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव कैसे आएगा, NH3, ठीक है। आप NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, N, यहाँ पे एक H, एक H, यहाँ पे एक H, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, ठीक है। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, देखो। अब इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अब देखो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इनमें से एक लूज करता है, ठीक है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ, और एक नया हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, 2 तो पहले से हैं। अब ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो एक हाइड्रोजन के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ शेयर करके बना रहा है, ठीक है।
ओवरऑल दोनों में देखा जाए तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, चार 3 बॉन्ड का 6 और 10 7 8, ठीक है, ऊपर 2 लोन पेयर। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कंप्लीट है, दोनों सेम है। पर है क्या, मतलब चार्ज कैसे आया, ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद आया, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट चार्ज स्पीसीज का। अब हम देखते हैं पार्शियल चार्ज होता क्या है। पार्शियल मीन्स फुली चार्ज नहीं है, ठीक है। जब भी पार्शियल चार्ज होते हैं हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब हम देख सकते हैं किसी के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, किसी के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। अब हमें कैसे पता कि किसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, किसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए। हम एग्जांपल ले रहे हैं एच का, एच की, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। अब ये पार्शियल चार्ज कैसे आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। अब ये दो बॉन्डेड एटम्स है, इन दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons when the atoms are not in the compound। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक एटम का एबिलिटी होता है, एक कैपेबिलिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचना अपनी की तरफ, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों आता है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। अब किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। more protons an atom has, the more pull it will have an electrons। जितना ज़्यादा एटम के पास प्रोटॉन होगा, यानी कि पॉजिटिव स्पीशीज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में, उतना ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपने की तरफ खींचता है। और एच एफ के कोवेलेंट बॉन्ड होने का मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है। आप देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखो कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, सॉरी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 7, ठीक है, 7 8, ठीक है। अब इसको कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि वो ले रहा है कहाँ से, हाइड्रोजन से ले रहा है। हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका एटॉम में कितना होगा, 1 होगा। उसको कंप्लीट करने के लिए उसको +1 चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी फ्लोरीन का एक लेके शेयर करके, शेयर वाला इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अब देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होने का मतलब ये है कि उसके पास 9 पॉजिटिव स्पीशीज है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स है, और 9 नेगेटिव स्पीशीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और हाइड्रोजन के केस में कितना है, 1 पॉजिटिव स्पीशीज है, यानी कि 1 प्रोटॉन, और 1 नेगेटिव स्पीशीज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये होता है, ठीक है। आप ये बताओ कि ये दो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर किया हुआ है दोनों ने बीच में इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन ज़्यादा अपने की तरफ खींच सकता है, फ्लोरीन खींच सकते हैं या हाइड्रोजन। अब खींचता कैसे है, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव है दोनों, खींचेगा कौन, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ही खींचेगा। अब जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा वो ज़्यादा अपने की तरफ खींचेगा, और जितना कम प्रोटॉन होगा वो कम खींचेगा अपने की तरफ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे आता है। तो फ्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो 9 प्रोटॉन है, ठीक है, 9 पॉजिटिव स्पीशीज है, और हाइड्रोजन के केस में देखा जाए तो 1 पॉजिटिव स्पीशीज है। तो ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, और हाइड्रोजन के पास बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसकी तरफ होता है, किसके पास होता है मोस्टली,
किसके पास होता है, फ्लोरीन के पास होता है। अभी भी स्टिल शेयरिंग फॉर्म में है पर किसकी तरफ खींचा हुआ है, फ्लोरीन की तरफ, ठीक है, फ्लोरीन के पास है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसका हाइड्रोजन का कम है, ठीक है। पार्शियल चार्ज क्यों आता है, हमने यहाँ से शुरू में लिखा है, लिखा हुआ है कि पार्शियल चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। जितना ज़्यादा डिफरेंसेस होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा और खींचने की जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली लाइन। अब ये भी हो सकता है कि फ्लोरीन के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और नीचे वाले और अंदर शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके बाद कितना होगा, 6-7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसको बॉन्डेड को मिला के। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो क्या है कि ये भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब भी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को रिपेल करता है, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि फ्लोरीन के केस में रिपेल करने की भी चांसेस, जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करने की चांसेस है उतना ज़्यादा रिपेल करने की भी चांसेस है। क्यों, क्योंकि उसके पास आसपास बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस भी हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको रिपेल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है शील्डिंग इफेक्ट, इसी को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रॉन एन एटम हैज़, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा एटम के पास, द फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी, एंड एज ए रिजल्ट द लेस पॉजिटिव चार्ज दे विल एक्सपीरियंस। अब क्या है कि जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शील्डेड होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, शील्डेड मीन्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा जो बाहर का जो बॉन्डिट है, बॉन्डिट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचने का जो इफेक्ट जो न्यूक्लियस से आता है, सेंटर से आता है, प्रोटॉन से आता है, वो वाला इफेक्ट जो होता है काफ़ी डिस्टेंस तक जाने पर क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर, जितना बड़ा एटम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना चांसेस कम है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को खींच सके, ठीक है। अगर फ्लोरीन के ग्रुप में देखा जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या है कि फ्लोरीन का तो छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड न्यूक्लियस से उतना दूर नहीं है। अब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन की तरफ, ब्रोमीन की तरफ जाओगे तो वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन वाला इफेक्ट वो कम होता जाएगा, ठीक है, आउटरमोस्ट तक। तो क्या होता है कि वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच नहीं पाता है, तो क्या होता है कि और डाउन द ग्रुप क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी या कैपेबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे है पार्शियल चार्ज। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फॉर एग्जांपल OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और क्या देखा हमने, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखे हमने। तो होता क्या है ये सारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम और बॉन्ड्स within a compound that is responsible for characteristic chemical reactions of that compound, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि बॉन्ड हुआ है कंपाउंड के अंदर और रिस्पॉन्सिबल है कि किसी केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस उस कंपाउंड को देने में, ठीक है। The same functional group will undergo the same or similar chemical reactions regardless of the rest of the molecule composition. अब देखो मैं बताता, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ एक OH है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब मैं और एक के केस में बताता हूँ कि यहाँ पे इस केस में एक ऐसा कंपाउंड है, अब इसके ऊपर OH है। देखा जाए तो दोनों कंपाउंड अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग है, पर दोनों में क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है।
आप दोनों का एक टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है इस अल्कोहल ग्रुप पे, तो इसमें भी सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी ग्रुप पे ऑक्सीडेशन होगा। वो क्यों? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन, रिगार्डलेस बाकी जो भी है, ठीक है। चाहे कि यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, एल्डिहाइड सॉरी अल्काइल चेन है, या जो भी है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है फाइनली, किस टाइप की रिएक्शन अंडरगोस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप ये बताना कि ये फंक्शनल ग्रुप वो ही क्यों पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, क्यों? फंक्शनल ग्रुप आर लेस स्टेबल देन द कार्बन बैकबोन एंड आर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फार लेस स्टेबल होता है देन द कार्बन बैकबोन, जो भी ये बैकबोन होता है उससे फंक्शनल ग्रुप लेस स्टेबल, कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए आर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये रीज़न होता है। हाँ, अब हमने देखा है कि बहुत सारा जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स जो हम अक्सर बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं, क्या है? अल्कोहल जिसके प्लास में ओ एच होता है, ईथर यहाँ पे देख सकता है ओ आर, ठीक है। और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देख सकते हैं, सी एच ओ यहाँ पे है। कीटोन, कीटोन देख सकते हैं यहाँ पे RCOR, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पे एस्टर देख सकते हैं जो कि हमने कल डिसाइड किया था, ठीक है, कल डिस्कस किया था। तो ये सारा जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होता है, इनका रोल होता है केमिकल रिएक्शंस को, उसी कंपाउंड का केमिकल रिएक्शंस होने में, ठीक है। आप लास्ट में क्या है कि ये कल किसी ने पूछा था मुझ लास्ट लेक्चर में कि ग्लूकोज का ये OH, कार्बन नंबर 1, अगर हम इसको दें, ये तो वैसे 6 है, कार्बन नंबर इसी 6 का ही क्यों वो होता है, फॉस्फोरिलेशन क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसी का ही क्यों होता है फॉस्फोरिलेशन। बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा OH है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत सारा OH ग्रुप है। इनका क्यों नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन का OH का क्यों होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है कि सबस्ट्रेट जब एंजाइम में फिट होता है तो पर्टिकुलर एरिया ही फिट होता है, ठीक है। पूरा तो हम कहाँ पे फिट होता है? एक्टिव साइड पे। एक्टिव साइड मीन्स जहाँ पे उसका रिएक्शन होता है, उसी फिट जो भी फिट होता है उसी पार्ट का रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमारे केस में ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है और एंजाइम हेक्सोकाइनेस में हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इसमें फिट होगा एक्टिव साइड में, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 6 वाला हाइड्रोक्सिल यहाँ पे है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे है। तो जब ये वाला इसमें फिट होगा तो इसी OH का ही क्या होगा? फॉस्फोरिलेशन होगा। एंजाइम इसी का ही इसी अल्कोहल का ही फॉस्फोरिलेशन करेगा, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन करेगा। अब उसको अगर हम एक बड़ी पिक्चर पे देखें तो कैसे है? यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक्टिव साइड है पूरा, ठीक है, यू शेप, यहाँ पे एक्टिव साइड है। अब ये जो ब्लू कलर में है वो क्या है? सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइड में फिट हो रहा है, ठीक है। और कौन सबस्ट्रेट का कौन सा पार्ट फिट हो रहा है? इस ये वाला पार्ट फिट हो रहा है, ठीक है, इतना ही फिट हो रहा है। तो इतना पार्ट फिट होने का मतलब क्या है कि एंजाइम का जो कुछ होगा, ग्रुप होगा, साइड चेन होगा किसी अमीनो एसिड का, वो ही करता है ना उसका रिएक्शन। तो क्या होता है कि जो ग्रुप उसमें फिट होता है एक्टिव साइड में, उसी ग्रुप का ही रिएक्शंस होता है, उसी ग्रुप का, उसी ग्रुप का है कह सकते हैं हम, उसी ग्रुप का ही जो भी रिएक्शन होना है
वही होता है, ठीक है। अगर मान लो मेरा यहाँ पे होता है ये वाला CHO, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, अगर ये वाला C यहाँ पे भी एक CO होता, तो ये तो इसमें एक्टिव साइड के में फिट नहीं होगा, ठीक है, फिट नहीं होगा, क्योंकि ये फिट कैसे हो रहा है, ये वाला पूरा बेंजीन रिंग इसके साथ पूरा फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसमें फिट नहीं होगा, जो फिट होता है उसी का ही जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो पार्ट फिट होता है उसी का ही फंक्शनल ग्रुप का ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ग्लूकोज का OH, ये कार्बन नंबर 6 वाला OH ही क्यों फॉस्फोरिलेशन होता है, बाकी का क्यों नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू आवर कार्बोहाइड्रेट यूनिट इन विच वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट oligosaccharides, and after that we will discuss function of some important oligosaccharides.